जेल में ऐसी कैदी औरत जिसने अकेले ही 7 साल में 14 बच्चे पैदा कर दिए और वह हर साल 2 बच्चे पैदा कैसे करती है, यह वजह जानकर आपकी चीखें निकल जाएगी। मैं उस औरत की फाइल अपने सामने खोल कर बैठी थी जिसे जेल में हर कोई गुलाबों के नाम से पुकारता था। नंबर 208, जिसका पूरा नाम रजिया बानो था। जैसे ही मैंने उसकी फ़ाइल पढ़ी शुरू की, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो कुछ उसकी फ़ाइल में दर्ज था वह पढ़कर मैं अपनी जगह हैरान रह गई थी। एक जवान और खूबसूरत नज़र आने वाली और एक बहुत ही शातिर मुजरिम थी जो 14 बच्चों की माँ थी। और हैरान करने वाली बात यह थी कि वह कुंवारी थी। उसकी फ़ाइल में साफ साफ लिखा था कि वह बिना शादीशुदा 14 बच्चों की माँ है जिसने 7 साल में 14 बच्चों को जन्म दिया है। यह बात मुझे हैरान होने पर मजबूर कर दिया था कि जब उसकी शादी ही नहीं हुई है तो 14 बच्चे किसके थे। जिस जुर्म में वह सज़ा काट रही थी वह भी बहुत भयानक थी। और इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह थी कि ये औरत पिछले 6 साल से इसी जेल में कैद थी और ये जेल सिर्फ और सिर्फ औरतों का जेल था। यहाँ से किसी मर्द का कोई ताल्लुक नहीं था। यहाँ तक कि यहाँ काम करने वाली भी सभी औरतें ही थी। और कोई नहीं जानता था कि गुलाबों ने यह 14 बच्चे के बिना किसी मर्द के कैसे पैदा किए हैं। यही जानने के लिए मैंने अपने सारे ज़रूरी काम एक तरफ करके गुलाबों की फ़ाइल को अच्छी तरह से पढ़ा। फिर उस एक अलग कमरे में बुलाकर अपने सामने बिठा लिया। मैं पूरी तरह चौकन्ना हो गई क्योंकि इस तरह की मुजरिम औरतें आम औरतों की तरह नहीं होती हैं, बल्कि वह कभी भी कुछ भी कर सकती है। और अपने 15 साल की नौकरी में मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था। गुलाबो मुझे देख के मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मैडम जी, आपको मुझसे ऐसा क्या काम पड़ गया है जो आपने मुझे अकेले में बुला लिया है। मेरी नज़र उसके पेट पर थी जिसे देखकर मैं बता सकती थी कि वह कम से कम 7 महीनों से पेट से थी। गुलाबो ने मेरी नज़रों की तपिश को महसूस किया तो हंसते हुए कहने लगी, अच्छा तो आपको मेरी प्रेगनेंसी में दिलचस्पी है। इस अंधेरी कोठरी में उसकी हंसी बहुत भयानक लग रही थी। मैंने सख्ती से कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं जाना सिवाय इसके कि जब तुम शादीशुदा नहीं हो तो फिर तुमने 14 बच्चे कैसे पैदा कर लिए हैं, और वहाँ भी इस काल कोठरी में रहते हुए जहाँ किसी मर्द का तो दूर हवा कभी गुजरना मुमकिन नहीं है। और अब जो बच्चा तुम्हारे पेट में है उसका बाप कौन है। मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय गुलाबो एक दफ़ा फिर खुलकर हंसी। ऐसा लग रहा था जैसे कि हंसी का दौर पड़ गया हो। कांस्टेबल ने मेरे अकेले यहाँ आने से पहले ही मुझे चेतावनी दी थी कि गुलाबो एक अजीब किस्म की औरत है और जेल में हर कोई इससे दूर रहता है। यहाँ तक कि काल कोठरी में भी इसे रखा जाता है कि वहाँ किसी को नुकसान ना पहुँचा दे। पुरानी जिदर का भी उसने बुरी तरह सर फोड़ दिया था और उसने सर पर 10 टाँके लगे थे। और जैसा जुल्म करके वह यहाँ तक पहुँची थी वह किसी की भी हद तक जा सकती थी। काफ़ी देर तक हंसते रहने के बाद जब उसकी हंसी रुकी और कोठरी में सन्नाटा छाया तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारी हंसी के दौर मुझे मेरे सवालों से नहीं रोक सकते। मुझे सीधी तरह मेरे सवालों का जवाब दो। आखिर तुम किस तरह प्रेग्नेंट हुई हो और तुम्हारे बच्चों का बाप कौन है। तुम किस तरह मर्दों से मिलती हो। आखिर मुझे भी तो कुछ पता चले। जब मेरी सख्त में कोई कमी नहीं आई तो गुलाबो मेरी करीब आई और मेरे कान के करीब आहिस्ता से अपना मुँह रखते देने आवाज़ में कहने लगी, सच सच बताऊं, यकीन करोगी, वक्त मुझे वाकई वह कोई पागल औरत मालूम हुई। एक पल के लिए तो मैं रीढ़ की हड्डी भी सनसना उठी थी क्योंकि वह मेरे पास ज़्यादा करीब थी और मुझसे कई ज़्यादा लंबी चौड़ी थी। और उसकी फ़ाइल में दर्ज उसके कारनामों ने मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा चौकन्ना किया हुआ था। मैंने अपने आप पर काबू पाते हुए सख्ती से कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ सच ही सुनना चाहती हूँ क्योंकि झूठ से मुझे नफ़रत है। और अगर वह मुझे सच बताएगी तो मैं उसकी जान बख्श दूंगी, वरना उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। उसने मेरी आंखों में आंखें डाली और बहुत आहिस्ता से कहा कि मैं कुंवारी हूँ और मेरा किसी मर्द से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यही सच है। गुलाबो की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि मेरे सामने वह गर्भवती थी और मेरे मुँह पर सच के नाम पर झूठ कह रही थी। मैंने एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुँह पर लगाया और कहा, तो फिर यह बच्चा किसका है जो तुम्हारे पेट में है। बिना किसी ताल्लुक़ के तुम गर्भवती हो गई हो। थप्पड़ खाते ही वह दोबारा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और जब उसकी हंसी कुछ कम हुई तो कहने लगी, हाँ बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले मैंने 14 बच्चे पैदा किए हैं, अब मैं फिर से बच्चा पैदा करने जा रही हूँ और वह भी बिना किसी मर्द के। यह कहते ही वह दोबारा हंसने लगी थी और मैं जानती थी कि यह औरत इतनी आसानी से कुछ भी बताने वाली नहीं है। मैं गुस्से में कोठरी में छोड़कर बाहर निकल आई थी जहाँ कांस्टेबल कविता मेरे इंतज़ार में खड़ी थी। वह मुझे देखते ही कहने लगी, मैडम जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि इसके मुँह में
ना लगे। पता नहीं यह जादूगरनी है या फिर कोई बहुत ही मक्कार औरत। यह पेट से कैसे हो जाती है कोई नहीं जानता, जबकि यह तो अपनी कोठरी से बाहर भी बहुत कम निकलती है और इसे ज़्यादा बंद ही रखा जाता है क्योंकि कब इसका दौरा पड़ जाए किसी को खबर नहीं होती है। मैंने तेज तेज कदम बढ़ाते हुए कविता से पूछा कि तुम यहाँ कितने साल से मौजूद हो। मेरी बात सुनकर उसने कुछ हिसाब लगाया और कहने लगी, मैं 3 साल और 4 महीने से यहाँ मौजूद हूँ और जब से मैंने गुलाबों को इस तरह देखा है मेरे सामने उसने 6 बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन ना ही वह कभी बाहर निकली है और ना ही उसने कोई मिलने के लिए आता है। फिर पता नहीं कैसे वह प्रेग्नेंट हो जाती है, कोई नहीं जानता। गुलाबों से होने वाली मुलाकात और कविता की बातों ने मुझे चिंता में डाल दिया। कुछ तो ऐसा था जो नज़र नहीं आ रहा था। इन्हें सब के पीछे कोई बड़ी हकीकत छुपी हुई थी और जैसे जानने के लिए मुझे गुलाबों के अतीत तक पहुंचना था। एक औरत होकर जो जुर्म उसने किया था वह कोई आम लड़की नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने गुलाबों के अतीत जानने का फैसला किया था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि उसके अतीत से ऐसा भयानक सच मेरे सामने आने वाला है और वह सच्चाई तक पहुंचकर मैं अपने होश उड़ गए थे। मेरा नाम उमा है और मैं एक जेलर थी और रोज़ की तरह सुबह सुबह अपने दौरे पर थी। जो मुझे जेल में आए ज़्यादा दिन नहीं हुए गुजरे थे। मेरी पोस्टिंग बस कुछ दिन पहले हुई थी, इसलिए मैं अभी यहाँ बहुत कम लोगों को जानती थी। वरना मेरी आदत थी कि मैं एक कैदी पर नज़र रखती और जेल के सभी मामलों पर ध्यान देती थी। मेरी नौकरी ऐसी थी कि मैं बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज हो गई थी। मेरे अंदर से नरमी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी क्योंकि जिन औरतों से मेरा पाला पड़ता था वह सब की सब मुजरिम थी और सज़ा काट रही होती थी। उनके अंदर माँ, बहन, बेटी जैसी जज्बात मैंने कभी नहीं देखे थे। कोई अपने बाप को मारकर यहाँ तक पहुँचा तो कोई अपनी औलाद को बेचकर, और इसलिए मेरा दिल भी उनको लेकर बहुत सख्त था। मैं अपनी नौकरी को लेकर बहुत ही ईमानदार और अपने कर्तव्य का पालन करने वाली थी, इसलिए अपने संस्था में मेरी बहुत इज्जत थी और जहाँ कहीं और कोई गड़बड़ होती मेरी पोस्टिंग वहाँ कर दी जाती। और इस बार भी मैं पोस्टिंग होकर उस जेल में आई थी जहाँ खतरनाक मुजरिमों को सज़ा के तौर पर रखा जाता था। यह जेल बहुत ज़्यादा बड़ा था और आज मैं पहली बार उस जेल में आई थी जहाँ उम्र कैद की मुजरिम औरतों को रखा गया था। इस बाग में ज़्यादा उम्र की औरतें मौजूद हैं जिनके चेहरे पर बेरहम साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अभी तक इस जेल की मुजरिमों की फ़ाइल की जांच नहीं की थी, इसलिए मुझे किसी के जुर्म के बारे में कुछ ज़्यादा खबर भी नहीं थी। मैं सभी पर नज़र डाल रही थी कि तभी मेरी नज़र एक ऐसी मुजरिम औरत पर पड़ी जिसका पेट हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ था और यह देखकर मैं हैरान रह गई और मैंने अपने पीछे आने वाली कांस्टेबल से पूछा कि क्या औरत को क्या हुआ है, तो उसने बताया कि यह प्रेग्नेंट है। इतना तो मैं भी जान गई थी कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन इस हालत में वह जेल के इस हिस्से में क्यों मौजूद थी, यह बात मेरे लिए हैरान करने वाली थी। वह कोई 35 साल की खूबसूरत और हसीन औरत थी जिसके चेहरे पर जख्म के निशान बता रहे थे कि वह कोई बड़ा गुनाह करके यहाँ तक पहुँच गई है, जिसका निशान आज भी उसके चेहरे पर है। आमतौर पर पहली नज़र में मुजरिमों को अच्छी तरह जान लिया करती थी, लेकिन कभी कभी कुछ चेहरे पहली नज़र में समझ नहीं आते थे और उस औरत का चेहरा भी ऐसा ही लगता था। मुझे लगा था कि शायद वह कुछ दिनों पहले ही यहाँ आई है। यही सोचकर मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ आए कितने दिन हो गए हैं और कौन सा जुर्म करके तुम यहाँ पहुँची हो। कम से कम अपने पेट में पलने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लेती। मेरी बात सुनकर वह ज़ोर से हंसी और कहने लगी कि मैं तो पिछले 6 साल से यहाँ मौजूद हूँ। अब तो मुझे अपना जुर्म भी याद नहीं रहा। औरत की बात सुनकर मैं दंग रह गई और कांस्टेबल से पूछा कि क्या यह सच कह रही है? अगर यह 6 साल से यहाँ है तो फिर यह बच्चा किसका है, क्योंकि यह तो औरतों की जेल है और बिना मर्द के यह गर्भवती कैसे हो सकती है? मेरे सवाल के जवाब में कांस्टेबल ने कुछ भी नहीं कहा और वह मेरे पीछे ऐसे चुप खड़ी रही जैसे उसे खुद भी इस बात की खबर ना हो। इससे पहले कि मैं उस औरत से कुछ और सवाल जवाब करती, मुझे बताया गया था कि मेरे दफ्तर में कोई मिलने आया है। यह सुनकर मैं जल्दी अपने दफ्तर में लौट आई। कुछ सरकारी लोग ज़रूरी काम के लिए आए थे और मैं उनके साथ ऐसी बिजी हुई कि शाम के वक्त ही खाली हुई और फिर मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई और मैं घर लौट आई। वह औरत और उसका गर्भ मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल चुका था क्योंकि मेरे ऊपर काम का बोझ बहुत ज़्यादा था। मेरा ट्रांसफ़र जेल में इसलिए किया गया था
क्योंकि यह जेल की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी। पुराने जेलर ने कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रखा हुआ था और इसी वजह से आए दिन संस्था को बहुत ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ रहा था। वह वाकई यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यहाँ सब कुछ उल्टा फुल्टा हुआ था और कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी। यहाँ तक कि कैदियों को उचित खाना उन्हें नहीं मिल रहा था और ना ही उनके घर वालों से उन्हें मिलवाने का कोई ख़ास इंतज़ाम था। कैदियों को इंसानों की तरह नहीं बल्कि भेड़ बकरियों की तरह रखा गया था। एक एक जेल में 12-12 औरतें बंद थीं और मेरी पोस्टिंग को 15 दिन हो गए थे और ये 15 दिन मैंने इस तरह गुजारे थे कि मुझे सिर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। और आज भी मैं इतना थक गई कि मेरे दिमाग से निकल ही गया था कि आज मेरे इकलौते बेटे का जन्मदिन है। मैं घर लौटी तो मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा था। उसके चेहरे पर नाराज़गी के भाव मौजूद थे, इसलिए मैंने उसे प्यार से गोद से उठाया और सॉरी कही कि इतनी लेट हो गई हूँ। मेरी सास और मेरा बेटा अच्छी तरह से मेरी नौकरी को जानते थे, इसलिए कोई भी ज़्यादा देर तक मुझसे नाराज़ नहीं रहता था। मेरा बेटा भी जल्दी मान गया और हमने बहुत अच्छी तरह से उसका जन्मदिन मनाया। मेरा बेटा मोहित मेरा इकलौता बेटा था जो बहुत ही मन्नतों और प्रार्थनाओं के बाद पैदा हुआ था, इसलिए उसमें मेरी जान बसती थी। मैं अपनी नौकरी में कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, मोहित के लिए अपना हमेशा वक्त निकाल लिया करती थी। आज भी बहुत ज़्यादा थके हुए होने के बावजूद मैंने बहुत शानदार और तरीके से जन्मदिन मनाया था रात को, ताकि जब मैं सोने के लिए लेटी तो अचानक ही मेरे दिमाग में औरत का चेहरा चला आया जिसे मैं सुबह सुबह मिलकर आई थी। मैं उसी की सोच रही थी कि मेरे पति कहने लगे कि क्या बात है, रात के इस समय भी आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं है। उनकी बात पर मैं मुस्कुरा उठी। यह सच था कि मैं उनके बहुत कम समय देती थी और वह बहुत अच्छी तरह से मेरे काम की जिम्मेदारी को समझते थे। यह बात कहने लगे कि इतने सालों से हम सिर्फ एक बेटे के माँ बाप हैं, मुझे लगता है कि हमारे और भी बच्चे होने चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वह ये क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में कैदी नंबर 208 रज़िया बानो चल रही थी। इसलिए मैंने तुरंत ही उनसे पूछा कि क्या कोई औरत बिना मर्द के भी गर्भवती हो सकती है। मेरी बात सुनकर वह चौंक गए और कहने लगे कि नहीं, यह कैसे मुमकिन है कि अकेली औरत गर्भवती हो जाए। इंसान तो क्या, जानवरों को भी संतान के लिए अपने साथी की ज़रूरत होती है। लेकिन तुम क्यों वक्त यह सवाल कर रही हो। मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी। मैं अपने पति को अपनी जेल से ज़्यादा बातें नहीं बता सकती थी। मेरी आदत थी कि मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी और काम वाली ज़िंदगी को अलग अलग रखती थी। कुछ ही देर में उनकी बाहों में मुझे सुकून आ गया था और मैं सारे दिन की थकान और रज़िया को बुलाकर उनके साथ खूबसूरत वक्त गुजारने लगी थी। मोहित मेरा और मेरे पति का इकलौता बेटा था जिसे पैदा करने के लिए मैंने बहुत कोशिश की थी। गर्भ था कि रुक ही नहीं रहा था। पता नहीं कितने इलाज और कितनी प्रार्थनाओं के बाद मोहित पैदा हुआ था और एक गुलाबो थी जो बिना मर्द के ही बच्चे पैदा किए जा रही थी। अगली सुबह उठते ही मैंने इस केस पर काम शुरू कर दिया था। मैं इतनी शांति से जेल के अंदर एक कैदी को किसी गलत हरकत में शामिल होते नहीं देख सकती थी। मुझे यकीन था कि रज़िया सबकी नज़रों में धूल झोंक कर गैर मर्दों के साथ रिश्ता बनाती है, लेकिन इससे पहले मुझे उसका अतीत जानना था। वह एक भयानक जुर्म की सज़ा काट रही थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 8 से 10 साल पहले उसने अपने बाप को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था और उन टुकड़ों को पकाकर मोहल्ले वालों को बांट दिया था। कुछ लोगों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को खबर कर दी और इस तरह गुलाबो गिरफ्तार हुई और उसने खुद अपना जुर्म अपने मुंह से कबूला था कि उसने अपने 60 साल के बाप को पहली नींद की गोलियां खिलाई थी और उसके बाद बड़ी बेदर्दी से आरी के जरिए टुकड़ों में काटा था। कोई बेटी अपने ही सगे बाप के साथ कैसे कर सकती थी। यही जानने के लिए उस मोहल्ले तक मैं पहुंच गई जहां रज़िया रहती थी और वहां जाकर मालूम करने से जो कुछ पता चला उससे ने मुझे चौंका कर रख दिया। रज़िया का बाप एक शराबी आदमी था और हमेशा नशे में धुत रहता था और उसके नशे में वह अपनी बीवी यानी गुलाबो की माँ को मारने से भी बाज नहीं आता था और उसी के जुल्मों सितम से तंग आकर गुलाबो की माँ ने खुदकुशी कर ली थी। उस वक्त गुलाबो का सिर्फ 15 साल की थी। गुलाबो की माँ खुद तो इस दुनिया से चली गई लेकिन गुलाबो को उसके बाप के भरोसे छोड़ गई। गुलाबो
के बाप ने अपने जवान 15 साल की बेटी को अपने नशे की बिस्तर चढ़ा दिया और जब भी उसके पास नशे के पैसे ना होते तो वह गुलाबों को भीख मांगने पर मजबूर कर देता। और जब गुलाबों ने इन्हें सब के लिए इनकार किया तो फिर मोहल्ले वालों ने देखा कि गुलाबों के घर रंग बिरंगे मर्द आने लगे। वह मर्द क्यों आते थे और उनका गुलाबों या उसके बाप से क्या ताल्लुक था, यह कोई नहीं जानता था। और फिर एक दिन जब रजिया ने सारे मोहल्ले को कोरमा पकाकर बांटा तो कुछ मोहल्ले वालों को शक हो गया कि यह गोश्त इंसानी गोश्त है और इसलिए पुलिस वालों को खबर कर दी गई। और पता चला कि गुलाबों ने तो अपने बाप को ही आरी से काट कर उसके टुकड़े का कोरमा बनाकर बांट दिया है। उस दिन वह गिरफ्तार हो गई और उसने इस बात को कबूल भी किया और अदालत ने उम्र कैद की सज़ा दी। कोई नहीं जानता था कि गुलाबों ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया था और उन मर्दों का गुलाबों या उसके बाप से क्या लेना देना था। रजिया ने कैसे अपने बाप को काटा था, एक 16-17 साल की लड़की कैसे इतना बड़ा जुल्म करने के लिए मजबूर हुई थी। नहीं गुलाबों का कोई रिश्ता था, ना ही कोई जानने वाला। इस तरह किसी मोहल्ले वाले को भी खबर ना हुई कि गुलाबों को अब कहाँ है, किस जेल में है और उसे क्या सज़ा हुई है। गुलाबों का अतीत भी उतना ही उलझा हुआ था जितना कि उसका आज था और अब एक वही थी जो मुझे हर बात विस्तार से और सच बता सकती थी। लेकिन उसकी चुभती हुई हंसी मेरे कानों को फाड़ने लगती थी। मैं सारी जानकारी हासिल करके जब जेल पहुंची तो मुझे पता चला कि गुलाबों की तबीयत ठीक नहीं है। उसके चेकअप के लिए जेल की डॉक्टर आई हुई थी और मैं भी वहां पहुंच गई। मैंने बातों बातों में इस डॉक्टर से पूछा कि गुलाबों के बच्चों की डिलीवरी किसने की है, तो उसने कहा कि वह एक ही डॉक्टर है और उसने गुलाबों की हर बच्चे को पैदा करवाया है। गुलाबों के पास हमेशा जुड़वा और सेहतमंद बच्चे पैदा होते थे। मैंने डॉक्टर से पूछा तो फिर गुलाबों के बच्चे कहाँ हैं, क्या उन्हें सरकार दायरे में भेज दिया गया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा कि उसका कुछ मालूम नहीं है। मैंने पुराने जेलर से भी गुलाबों के बारे में बात करने की कोशिश की लेकिन मेरा उससे बात नहीं हो सकी थी। अब मुझे गुलाबों की तबीयत के ठीक होने का इंतज़ार था क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। काल कोठरी के घुटन बड़े माहौल से मैं यह गर्भवती औरत का रहना बहुत मुश्किल था। पर गुलाबों तो पिछले 7 सालों से गर्भवती होती आ रही थी। करीब 2 दिन बाद गुलाबों की तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया तो मैंने अपने ऑफिस में बुलाया और पहले उसे जूस पिलाया था कि उसकी तबीयत बेहतर हो जाए। गुलाबों ने चुपचाप जूस पी लिया तो मैंने उसे कहा कि मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ और मैं यहाँ से आज़ादी दिलवा सकती हूँ। मुझे अपने बारे में हर बात सच सच बता दो तो मैं उसकी सज़ा में बहुत हद तक कमी भी करवा सकती हूँ। गुलाबों ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और कहने लगी कि वह जेल की 4 दीवारी से बाहर जाना ही नहीं चाहती क्योंकि दुनिया में उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा है। मैंने मुस्कुराकर गुलाबों से कहा कि उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे और जिन बच्चों को वह जन्म देने वाली है वह उन बच्चों के साथ भी अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती है और उन बच्चों का कोई ना कोई बाप भी होगा जो उसे एक बेहतर ज़िंदगी देगा जो उसे जेल में कभी हासिल नहीं हो सकती। गुलाबों ने नम आँखों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि आपकी को मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आता। मेरे बच्चों का कोई बाप नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती और मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मेरे बच्चे कहाँ हैं और किस हालत में है। ना ही मुझे कुछ पता है कि मैं गर्भवती किस तरह होती हूँ। बस मुझे इतनी खबर है कि मेरे बच्चों को मुझसे जुदा कर दिया जाता है और मैं अपने हर बच्चे की याद में तड़पती रहती हूँ। आज गुलाबों पहले की तरह हंस नहीं रही थी बल्कि बीमारी के असर से ने उसे दुखी कर दिया था। उसकी बात पर मैं वाकई हैरान हो गई थी क्योंकि उसके बोलने का अंदाज मुझे उसकी बात पर यकीन करने पर मजबूर कर रहा था। मैंने जब उसे दोबारा पूछा कि क्या तुम सच नहीं जानती हो कि तुम गर्भवती कैसे होती हो तो उसने इनकार में सिर हिला दिया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वह अपनी आप बीती की दास्तां मुझे सुना रही थी जिसे सुनकर मेरे भी आंसू बहने लगे। मैं लाख सख्त लेकिन एक इंसान थी और उसकी दास्तां ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। गुलाबों ने मुझे बताया कि उसके बाप ने अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए
उससे धंधा करवाना शुरू कर दिया था और वह अपने घर की चारदीवारी में हर रोज़ तबाह होने लगी थी। और जब जुल्म था उससे बड़ा तो उसने आकर अपने बाप को बुरी तरह से ख़त्म कर दिया था। उसने अपने इस गुनाह पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने अपने बाप के जिस्म के जितने टुकड़े किए थे उससे कोई ज़्यादा तकलीफ़ उसके बाप की वजह से उसे मिली थी। वह सज़ा काटने के लिए जेल चली गई, लेकिन यहाँ आने की 6 महीने बाद उसे पता चला कि वह तो गर्भवती है। वह अच्छी तरह जानती थी कि यह गर्भ जेल में ही ठहरा है और यह बच्चा किसका था, उसके पेट में कब आया उसे मालूम नहीं था। और फिर उसने 14 बच्चों को इसी तरह जन्म दिया और एक बार फिर अब वह पेट से थी। उसकी कहानी सुनकर मुझे इतना तो समझ आ गया था कि वह एक बेकसूर लड़की है, लेकिन फिर कसूर किसका था। और यही बात जानने के लिए जब मैंने जेल में जांच पड़ताल करनी शुरू की और अपने ही साथ के कर्मचारियों से जांच पड़ताल की, तो एक ऐसा भयानक सच मेरे सामने आया कि मेरी जान निकल गई। मुझसे पहले जो जेलर यहाँ मौजूद थी वह यहाँ की डॉक्टर के साथ मिली हुई थी और हर महीने कैदियों का जो चेकअप होता था, तो उसी दौर में उसने गुलाबों के अंदर किसी मर्द के सीमेन डाले थे और उसे बच्चा पैदा करवाकर उन्हें बेच दिया जाता था। वह जेलर इसी तरह के घिनौनी हरकतों में शामिल थी और अच्छी तरह जानती थी कि कौन कौन से कैदियों से मुलाकात के लिए उसके घर वाले नहीं आते थे, और उन्हीं कैदी औरतों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती थी और गलत काम करके पैसा बनाती थी। वह वाकई उत्पीड़न का शिकार थी और उसने किसी मर्द के साथ कुछ नहीं किया था। वह खुद भी नहीं जानती थी कि वह कैसे इतने बच्चों की माँ बन गई। मैंने जेलर के खिलाफ शिकायत फॉरवर्ड कर दी थी और गुलाबों की सज़ा को भी कम करवा दिया था। अब कुछ दिन बाकी है और उसके बाद वह आज़ाद हो जाएगी। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं उसे अपने घर रख लूँगी और एक अच्छी ज़िंदगी दूँगी। वह मेरे घर रहकर मेरे लिए इज़्ज़त के साथ काम कर सकती है। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई थी और अब जो बच्चे पैदा होने वाले थे उन पर भी गुलाबों का ही हक था। मैं अब उसको उन बच्चों से अलग नहीं कर सकती थी। क्या आप लोगों को लगता है कि मुझसे पहले वाले जेलर को उसकी इस जुर्म पर कोई सज़ा होगी, या फिर वह अपनी वर्दी की वजह से कानून की गिरफ्तारी से बच जाएगी? क्या आप लोगों को जेल की ज़िंदगी के भयानक सज़ाओं के बारे में कुछ पता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी प्रकार की और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।